नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव अंश कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आवेश और आवेश के प्रकार के बारे में आपको बताया था। आज की क्लास में हम आपको आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है ये आप समझिए। सपोज करिए ये कोई पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये छोटे छोटे कण हैं। इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये पदार्थ बनता है। ये आपके कण हैं। पदार्थ इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। अगर आप इन छोटे छोटे कणों को जब विभाजित करेंगे तो आपको इस तरीके से अणु प्राप्त होंगे। जब आप इन कणों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करोगे तो आपको अणु प्राप्त होंगे। और जब इन अणुओं को आप छोटे छोटे भागों में जब आप डिवाइड करोगे इस तरीके से आपको परमाणु प्राप्त होंगे। परमाणु, ये आपके क्या है? परमाणु है। आपने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और जो कण होते हैं ये अणु से मिलकर के बने होते हैं और जो अणु होते हैं ये परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब अगर हमें इन परमाणु को, हम एक परमाणु को जूम करते हैं, जूम करने का मतलब इस परमाणु को हम मैक्सिमाइज करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करके हम इसके बारे में जानेंगे। जब आप इस परमाणु को आप बड़ा करते हो तो हम देखते हैं कि ये एक आपका बड़ा सा गोला प्राप्त होता है। इस गोले के केंद्रीय भाग में इस गोले का एक केंद्रीय भाग होता है जो पूरी तरह क्या होता है? जो पूरी तरह धनावेशित होता है। इस पर पूरी तरह क्या होता है? धनावेश होता है। जिसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो निरावेशित होता है। और आपका जो प्रोटॉन होता है इस पर धनावेश होता है। और नाभिक के अंदर इस छोटे से गोले को हम क्या कहते हैं? इस छोटे से गोले को हम नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि एक प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। इनको अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का ये विवादित विषय बन जाता है कि ये किस बल के द्वारा, ये कौन सा बल है, कितना बल लगता है, जिस पर अभी शोध हो रहे हैं, इस पर जब भी अध्ययन हो रहा है वो ऐसा विषय है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अब दूसरी बात आती है, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं और इन विभिन्न कक्षाओं में समान रूप से निरावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब जब आप इस परमाणु को मैक्सिमाइज करोगे, जूम करोगे, तो ये आपका शेप प्राप्त होगा जिसमें इसका जो एक गोला प्राप्त होगा। उस गोले का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में समान रूप से वितरित रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण जो आपका परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, अर्थात वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ये बात थी विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब यहाँ हम बात करेंगे आवेशित होना।
अगर चूंकि इस पर धनावेश और ऋणावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जिसके कारण ये विद्युत उदासीन है। लेकिन अगर इसको बाहर से सपोज करो कि कोई और पदार्थ है, उस पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे दिया जाए, इस नाभिक को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जैसे ही इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा और इस पर धनावेश आ जाएगा। इस तरीके से ये आवेशित हो जाता है। इससे बात यह स्पष्ट होती है कि सामान्य रूप से कोई भी परमाणु को विद्युत उदासीन होता है, लेकिन अगर बाहर से उसे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए या उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं, तो उस कंडीशन में वो आवेशित हो जाता है। क्योंकि अगर उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण वो ऋणावेशित हो जाएगा। अज्ञात उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि आवेश दो प्रकार के हो जाते हैं। अगर आप विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो हमारे जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जो है धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है और जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है। वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पर ऋणावेश आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धनावेश आ जाता है। इस तरीके से आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने इसके पहले जो पढ़ा था आवेश के बारे में, उसमें हम क्या कहते हैं कि प्रयोगों के द्वारा ये बताए थे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में द्वारा आपको मैंने समझाया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इसको एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। जैसे आपका एक कोई पदार्थ है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण किससे मिलकर के बने होते हैं, अणु से मिलकर के बने होते हैं, और ये अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अगर इस क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि क्या होता है, इसको पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको अगर हम बड़ा करेंगे तो हमको ये शेप प्राप्त होता है, जिसका केंद्रीय भाग में को नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है, जिसके कारण ये विद्युत उदासीन होते हैं। अगर इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण इन पर ऋणावेश आ जाता है, और अगर इनसे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिसके कारण इस पर धनावेश आ जाता है। इस तरीके से आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी पुष्टि इसके द्वारा होती है। अब हम विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, हमने आवेशों के बारे में पढ़ लिया, आवेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आवेशों के मूलभूत गुण क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, हम सबसे पहला गुण इसका क्या है, पहला जो है आपका वो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। यदि कोई भी आवेश हो तो उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। वो एक तो आपको मतलब उसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण होता है। ये बात को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सब हमने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उस पर कैसा आवेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। अगर कोई कांच की छड़ है, अगर उसको रेशम के कपड़े पर हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। इसी तरह एगोनाइट की कोई छड़ है, अगर एगोनाइट की कोई छड़ है और उस एगोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की मतलब फर पर या बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। हमने ये आपका जो है एगोनाइट है, एगोनाइट कांच की छड़ को रेशम के कपड़े रगड़ने पर उस पर धनावेश आ जाता है। एगोनाइट की छड़ को जब हम
फर पर रगड़ते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब हम इन दोनों क्षणों को लेकर के हम इसी पर चर्चा करते हैं। सपोज करो अगर आप कांच के 2 क्षण ले लीजिए, कांच के कितने क्षण ले लीजिए? 2 क्षण हमने ले लिया। एक कांच का क्षण ये हो गया, ये जिस पर क्या है? धनावेश है, ये कांच है। और एक और हम ले लेते हैं, ये भी क्या है? कांच का क्षण है जिस पर क्या है? इस पर भी धनावेश है। जब इन दोनों कांच के क्षण को हम पास पास लाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? यहां पे कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण होता है। जब हम कांच की 2 क्षणों को पास पास ले आते हैं तो जिन पर धनावेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए इसी के बाद हम एवोनाइट के क्षण ले लेते हैं। सपोज करो एक एवोनाइट की क्षण ये है जिस पर कैसा है? इस एवोनाइट के क्षण पर भी ऋणावेश है। हम दूसरा एवोनाइट की क्षण लेते हैं, इस पर भी क्या है? ऋणावेश है। हम देखते हैं कि जब इन एवोनाइट के क्षणों को हम पास पास लाते हैं तो इनके बीच भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इन दोनों एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि अगर हम कांच की 2 क्षण जिन पर धनावेश होता है उनको पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और एवोनाइट की क्षण जिस पर ऋणावेश है जब इन दोनों को एक साथ एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे क्या साबित होता है? आपको साफ दिख रहा है इस कांच के क्षण पर भी धनावेश है और इस कांच के क्षण पर भी धनावेश है, और इस एवोनाइट की क्षण पर भी ऋणावेश है, इस एवोनाइट की क्षण पर भी ऋणावेश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समान आवेश, इससे स्पष्ट यही होता है कि समान आवेशित कण, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इससे यही बात स्पष्ट होती है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह था आपका प्रतिकर्षण। यदि समान आवेश है तो उनको अगर हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अब हमने क्या किया था? अब इसमें से हम एक कांच की क्षण ले लेते हैं। एक क्या करेंगे? कांच की क्षण ले लेते हैं, दूसरा एवोनाइट की क्षण लेते हैं। जब इन दोनों को हम पास पास लाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? जब हम कांच की क्षण और एवोनाइट की क्षण को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम समान क्षण लाते थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, लेकिन जब एक कांच की क्षण ले लेते हैं, दूसरा एवोनाइट की क्षण ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। जबकि कांच की क्षण पर धनावेश है और एवोनाइट की क्षण पर ऋणावेश है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि असमान आवेश अर्थात एक धनावेश और एक ऋणावेश ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे दूसरी बात जो समझ में आती है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पहला गुण था आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और असमान आवेश जैसे धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे दोनों का गुण होता है। दूसरा गुण है आवेश का, पहला गुण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, दूसरा है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण क्या है? इस गुण में यह है, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है। फिर से आप समझिए,
आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं। हम जब आवेश की संकल्पना के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में, तो वहां पे मैंने आपको साफ बताया था कि अगर ये कांच की आप छड़ ले लीजिए जिस पर कोई आवेश नहीं है, और दूसरा आपका था रेशम का कपड़ा या रेशम ले लीजिए। अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब हम रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो आवेश कहीं से पैदा नहीं होते हैं, आवेश उसी में रहते हैं। केवल इतना होता है कि कांच की छड़ का जो आवेश होता है वो रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण कांच की छड़ पर आवेश की कमी आ जाती है और उस पर धनावेश हो जाता है, और रेशम के कपड़े पर आवेश की अधिकता हो जाती है जिसके कारण उस पर ऋणावेश हो जाता है। इस तरीके से कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो जाता है। बात समझ में आया? आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही वो नष्ट हुआ, केवल क्या हुआ? स्थानांतरित हुआ। जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ का जो आवेश था वो रेशम के कपड़े में चला गया, जिसके कारण कांच की छड़ पर आवेश की कमी हो गई और उस पर धनावेश हो गया, और रेशम की छड़ पर आवेश की अधिकता होगी जिसके कारण वो उस पर ऋणावेश हो गया। इस तरीके से आवेश क्रिएट हो गई। कहने का मतलब आवेश ना नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है। अब हम तीसरे गुण की बात करते हैं। आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। आवेश पर वेग का क्या प्रभाव होता है? आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई वस्तु चाहे बहुत तेजी से गतिमान हो तब फिर भी उस पर उतना ही आवेश रहता है जितना कि वह स्थिर अवस्था में हो। अर्थात वेग के कारण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पदार्थ चाहे गतिमान हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, दोनों कंडीशन पर उस पर आवेश समान होते हैं। अर्थात आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम अगले गुण की बात करते हैं। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण यह है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होते हैं एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इस जो न्यूनतम आवेश होता है इसे ई से लिखते हैं, जिसे हम ई से लिखते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻³ कूलाम होता है। अर्थात कोई भी पदार्थ है उसमें जो भी आवेश होंगे वो इस आवेश का पूर्ण गुणज होंगे, जैसे 1e, 2e, 3e या 4e, इस तरीके से होता है। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ होगा उसमें जो आवेश होंगे वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। अर्थात ये 1e, 2e, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी होंगे वो केवल इसी मूल आवेश का जो है कोई भी मतलब n गुना हो सकते हैं, जिसको हम आप n से लिख सकते हैं। इसके लिए जो आपका फार्मूला बनता है वो बनता है Q बराबर, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो n ही होता है, जहां n बराबर आपका 1, 2, 3 डॉट डॉट होता है। अर्थात जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो e होगा, 2 रखेंगे तो 2e होगा, 3 रखेंगे तो 3e होगा, 4 रखेंगे तो 4e होगा। अर्थात जो मूल आवेश है, जो न्यूनतम आवेश है, इसी का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी पदार्थ होगा जो उस पर आवेश होंगे।
अर्थात आप ये कह सकते हो कि आवेश आधे भाग के रूप में नहीं हो सकते, वो पूर्ण रूप में होंगे। जैसे E/2, E/3, E/5 ना, इस तरीके से नहीं होते हैं। वो किस रूप में होंगे? इस रूप में होंगे, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इसी को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, न्यूनतम आवेश जिसको मूल आवेश कहते हैं, उसका पूर्ण गुणज होता है। उस न्यूनतम मूल आवेश को हम E, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, इसी को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों को क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार Q बराबर N, जहाँ N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, और Q बराबर, अगर N की वैल्यू 1 रखते हैं तो E, 2 रखते हैं तो 2E, 3 रखते हैं तो 3E, इस तरीके से होता है। इस तरीके से मैंने आपको आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है उसके बारे में बताया, और आवेशों का जो मूलभूत गुण थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं तुरंत इसका रिवीजन कर देता हूँ। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आवेशों का जो मूलभूत पहला गुण है वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण है। अर्थात दो सजातीय आवेश अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो असमान आवेश अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर दूसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण में क्या है? आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात आवेश चाहे धीमी गति से वस्तु चाहे धीमी गति से गतिमान हो या स्थिर अवस्था में हो या तेजी वेग से गतिमान हो, उस पर समान आवेश होते हैं। चौथा है आवेशों का क्वांटीकरण। चौथा आपका है आवेशों का क्वांटीकरण, अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश होते हैं वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। उस मूल आवेश को E से लिखते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है Q बराबर N होता है, जहाँ N बराबर 1 2 3, जहाँ N की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट होती है। ठीक है, एक गुण आपका और बचता है आवेशों का योज्यता। जो पांचवा गुण होता है वो होता है आवेशों का योज्यता। आवेशों का योज्यता, इसको आप समझ लीजिए। जैसे अगर कोई निकाय है, उस निकाय पर अलग अलग आवेश हैं, जैसे धनावेश भी है और ऋणावेश भी हैं, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है उस पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। सपोज करो कि कोई आवेश है जिस पर +Q आवेश है, फिर -Q है, फिर 2Q है, फिर या -3Q है या 4Q है, इस तरीके से आवेश उपस्थित हैं। तो जो कुल आवेश होगा, टोटल आवेश होगा, वो ये Q2 Q3 के रूप में हम इसको मान लेते हैं। तो जो कुल आवेश होगा वो Q1 + Q2 + 2Q3 - 3Q4 + डॉट डॉट, इस तरीके से होते हैं। कहने का मतलब किसी निकाय में जो उपस्थित आवेश होते हैं, जो कुल किसी निकाय में अगर अलग अलग आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये था पूरा आपका अभिविद्युत आवेशों का मूलभूत गुण। आज की क्लास में बस इतना। जो बातें आपको ना समझ में आई हों आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करके आपको उस बात को समझा सकता हूँ। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे इस टॉपिक में बात करेंगे। नमस्कार।